गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हो जाओ तैयार। मैं पूरन सिंह आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11वीं का फिजिक्स, जिसका टॉपिक है, चैप्टर है ऋजुरेखीय गति, यूनिट 2। चैप्टर का नाम है ऋजुरेखीय गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋजुरेखीय गति के बारे में। और आज चैप्टर का स्टार्ट है तो कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और कुछ बहुत जो ज़रूरी है सब चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है, ऋजुरेखीय गति है, और इसमें हमें गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाम से ही पता चल रहा है। ऋजुरेखीय का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा लाइन। ठीक है, सीधी लाइन में गति हो सकता है। गति किधर भी हो सकता है, लेकिन ऋजुरेखीय गति का मतलब है एक सीधी लाइन में गति। और इस चैप्टर के अंदर बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सब पता चलते जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि पहले वस्तु की स्थिति पता करेंगे कि आखिर वो स्थिति है कहाँ। ठीक है, तो पहले उसके लिए हम लोग एक निर्देश फ्रेम के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि निर्देश फ्रेम क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लगाते हैं निर्देश फ्रेम, और इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर निर्देश फ्रेम होते क्या हैं। और अभी पहली बार सुन रहे होगे तुम लोग 11th में, मुझे लग रहा है। इससे पहले निर्देश फ्रेम नहीं सुने होंगे। तो देखो, निर्देश फ्रेम क्या होता है। जनरली हम लोग दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं, बट निर्देश फ्रेम के नाम से नहीं करते हैं, ऐसे चलते फिरते कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी का एड्रेस बताना है, ठीक है, किसी का एड्रेस बताना है, कोई पूछा आकर के कि बताओ भाई रामू का घर कहाँ है, श्यामू का घर कहाँ है, इसी गाँव का है, तो कोई भी बताएगा कि उस चौक के पूरब साइड, पश्चिम साइड, उत्तर साइड, दक्षिण साइड, कहीं भी बताएगा। तो एक शब्द उसमें जोड़ा कि कोई चौक का नाम रहेगा, जैसे अटल चौक, गांधी चौक। उस चौक से पूरब दिशा में, उस चौक से पश्चिम दिशा में, जिधर रहेंगे उधर बताया जाएगा। तो भी हम लोग क्या करते हैं, वो निर्देश फ्रेम ही है, जहाँ पर हम लोग एक पॉइंट को निश्चित कर दिए कि उस पॉइंट से तुम इधर जाना, तुम इधर जाना, तो उसके घर पहुँच जाओगे। ठीक है, किसी भी घर का एड्रेस बताने के लिए हम ऐसा उपयोग करते हैं। तो वही है हमारा निर्देश फ्रेम। कौन? जो चौक था ना, वो हो गया क्या, निर्देश फ्रेम हो गया। सरल शब्दों में समझ सकते हो, और ये हम दैनिक जीवन में सभी कोई उपयोग करते हैं। ठीक, लेकिन जब फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो उसी चीज़ को क्या नाम से जाना जाएगा, निर्देश फ्रेम। ठीक, अब निर्देश फ्रेम में आप कोई चौक नहीं बनाएंगे कि गांधी चौक, ठीक है, अटल चौक, ऐसा नहीं, मतलब किसी चौक का नाम नहीं करेंगे, उसी के आधार पर सेम वही है लेकिन बनाएंगे। देखो कैसे। निर्देश फ्रेम को फिजिक्स में पढ़ते समय अक्ष के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। 3 अक्ष मानते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होते हैं। पहला कंडीशन, एक्स, वाई एंड जेड तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। ये सब नोट करके रखे रहोगे। ठीक है, पहला चीज, एक्स, वाई, जेड अक्ष तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने का मतलब सभी के साथ 90 अंश का कोण बनेगा। यदि मैं किसी से पूछूं कि इसको अगर किसी पेन या बना के दिखाओ कैसा होगा,
तो देखो बहुत कोई ऐसे बना देते हैं, वो गलत है ना, जो समझते नहीं है, शुरू तो सुन रहे हैं ना, 11वीं में आए हैं तो इस टाइप से बना देंगे, ठीक है, ऐसे तीनों दिशा में, तो ये गलत है ना। डायग्राम में बनाए हैं वैसे, हकीकत में वैसा नहीं रहता है, इस चीज़ को क्लियर करोगे। यहाँ पर लिखा गया है तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, कहाँ है लंबवत, सब में 120 अंश बना दिए, ठीक है, 120 अंश, ऐसा नहीं होते हैं, तो कैसा होते हैं, तो देखो ए 90 अंश दोनों के बीच है, तीसरा आएगा ऐसे आएगा सीधे सामने, ठीक। अब सभी के साथ 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश और इसके बीच भी 90 अंश, तो ऐसा होता है तीनों एक्सिस आपस में कनेक्ट रहते हैं, ऐसा वीडियो में देखोगे, ठीक। ये अगर पेन से बनाओगे तो तीनों के बीच परस्पर 90 अंश है, क्लियर। ये होता है हमारा निर्देश फ्रेम। हाथ में ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अंगूठा कहाँ रहेगा, सपोज करना है इसी जगह, ये भी उंगली इसी जगह से, लेकिन अब काट के थोड़े लगा देंगे ना, तो इस प्रकार से समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 एक्सिस, तीनों परस्पर लंबवत ना, ऐसे। दूसरा चीज़, एक काल्पनिक होते हैं, कहीं भी हम इमेजिन कर सकते हैं, काल्पनिक होती, मतलब ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं, कहीं भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, वहीं पर इमेजिन कर लेंगे। अब इसको कोई वस्तु थोड़े है कि उठा के ले जाएंगे कहीं भी ना। मान लो हम लोग अभी यहाँ जहाँ भी हैं, यहाँ नापना है, अगर हम चले गए दिल्ली, अब वहाँ किसी वस्तु को निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पता करना है, तो अब निर्देश फ्रेम को कहाँ उठा के ले जाओगे ना, तो वो तत्काल हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, जिस सिचुएशन में है उसी जगह उसी टाइम पर इमेजिन करके हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में, ठीक। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, जैसे किसी भी चीज़ का एड्रेस बताने के लिए हम लोग अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक। वैसे ही फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो किसी भी पॉइंट, किसी भी वस्तु का स्थिति पता करेंगे कि आखिर वो है कहाँ पर, तो इसी निर्देश फ्रेम के सहायता से पता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, इसका नाम है P, पॉइंट किसे दर्शा दिए हैं, तो देखते हैं कि ये जेड एक्सिस में कहाँ था, तो ये तीनों एक्सिस में अगर पता करें तो ये जेड एक्सिस में यहाँ पर, ठीक, एक्स एक्सिस में तुम्हारा कहाँ, देखो, लेकिन अब क्या है, त्रिविमीय है ना, अब एक्स एक्सिस में इस जगह मत कर लोगे, पहले तो 3 तल हैं, जैसे इसका एग्जांपल अगर सामने देखना है, जिस कमरा में होकर पढ़ रहे होगे तुम लोग, ठीक, जिस कमरे में होकर पढ़ रहे होगे वहाँ पर देखना, किसी 4 तरफ दीवार होते हैं, किसी भी एक दीवार के कोना में देखना, ठीक, कोना में इस प्रकार से दिखेंगे ना, एक लाइन, जैसे तुम लोग को दिखाते हैं, ठीक, वो जो कोना दिखाई दे रहा है ना, कोना में देखोगे नीचे वो जो पॉइंट दिख रहा है कोना में ना, वो तुम्हारा ऊपर एक अक्ष बना और एक अक्ष इधर दिख रहा होगा, 3 अक्ष, तो ऐसे देखोगे तो क्या मिलेगा तुम लोग को, 3 अक्ष मिले वहीं पर, ठीक, इधर उधर सोचने की बात नहीं। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तीनों अक्ष को सपोज करते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस, तीनों परस्पर लंबवत होंगे, क्लियर। आगे चलें, देखो, तो जब 3 अक्ष इस प्रकार से है, तो जहाँ पर हम लोग रूम में नीचे चलते फिरते हैं वो एक ये वाला है, एक्स वाई समतल, ये वाला जो है दीवार का कोना ऊपर, ठीक, और एक इधर आया और एक इधर गया, ये भी इनके बीच भी 90 अंश का है। अब डायग्राम में नहीं बना सकते ना, डायग्राम में कैसे बना सकते हो, इधर आएगा, इधर खिंचाएगा, हवा में थोड़ा लाइन खिंचाएगा, तो उसी को हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं। क्लियर हो गया होगा, इसको और आगे ज़्यादा नहीं समझाते हैं, समझ गए होगे। लेकिन जब इसका इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग डालेंगे समतल पर, तो कहाँ आएगा, ये आएगा सीधे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मानते हैं। ये कहाँ आया, नीचे जो हम लोग कमरा में चलते फिरते हैं वो वाला तल है। अब वहाँ से देखते हैं कि वाई एक्सिस में कहाँ पर है, तो यहाँ पर, और जे एक्स एक्सिस में कहाँ है, तो ऐसे। तो पॉइंट P को अगर नीचे वाला समतल में, और समतल का नाम कैसे देते हैं, देखो, दीवार का कोना था, ठीक, वो कोना 3 जगह से कनेक्ट था, एक ये वाला दीवार, एक उधर वाला दीवार और एक नीचे वाला दीवार, बस 3 ही नीचे वाला तल ना, जहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो इन तीनों तल का नाम होता है, ठीक, तीनों तल का नाम कहाँ कहाँ होगा, देखो, अगर इसको एक्स दिए हैं और ये वाई दिए हैं, तो ये वाला जो तल है वो कौन सा तल है, तो एक्स वाई तल है। ये वाला कौन सा तल है, तो एक्स जेड तल है। ये वाला कौन सा तल है, तो वाई और जेड तल है,
इसको क्लियर करोगे पहले ना। 3 तल हैं हमारे, एक सामने जो बोर्ड में लिख रहा हूँ ए वाला, अभी दिखाया था वीडियो में जो कोना दिखाया था, एक उधर वाला दीवार, 2 हो गए, ठीक, और एक नीचे 3 तल। तो देखो ये वाला नीचे तल है, अगर हम लोग देखें एक दीवार था तो ये नीचे वाला तल है एक्स वाई तल, ठीक। अब तो इस पॉइंट P का निर्देश फ्रेम में देखेंगे कि स्थिति कहाँ है, तो जेड एक्सिस में यहाँ पर है। अब इसका मान दिया रहता है, जितना मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है, जिसमें नापना चाहते हो नाप लेना। निर्देश फ्रेम में वो निर्देशित रहते हैं कि 1-1 मीटर का एक खाना है मान लो। तो अगर मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो 7 मीटर जेड एक्सिस में, मतलब ऊपर लटका हुआ है। और एक्स एक्सिस में देखें तो 1 2 3 4 मान लो 5 पर है तो 5 मीटर पर। इधर देखें 1 2 3 4 और 5 और 6, तो वाई एक्सिस में 6 मीटर ना, ऐसे हो सकते हैं। तो हम इसका जो तीनों एक्सिस का जब स्थिति पता करेंगे किसी भी पॉइंट का, तो उसको देते हैं पॉइंट के लिए P और अक्ष के लिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। वो किसका स्थिति है? बिंदु P का, ठीक है, बिंदु P का स्थिति है। अब दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ करोगे? तो देखो दैनिक जीवन में उपयोग होगा, रूम के अंदर हो, गर्मी लग रही है, पंखा ऊपर चल रहा है, ठीक है, सबके रूम में रहता होगा। अब वो पंखा का स्थिति पता करना है, ठीक, कि कहाँ पर है। तो क्या करोगे, वो अपने इच्छा अनुसार है, तुम जहाँ भी उसको एक निर्देश फ्रेम सपोज करना चाहते हो सपोज कर लेना, एज्यूम कर लेना। जैसे दीवार का कोना को सपोज कर लिए, एज्यूम कर लिए कि वो हमारा क्या है, निर्देश फ्रेम है। तो जब हम देखेंगे पंखा लटका हुआ है तो ऊंचाई कितना है, वो जेड एक्सिस के एकदम सीधा मिलाओगे ना। अब वो पंखा को अगर डायरेक्ट वहाँ से एकदम सीधा गिरा दिया जाए, ठीक, गिरा मत देना, एज्यूम करना, नहीं तो फिर हवा कहाँ से खाओगे। तो सीधे नीचे उसको क्या करोगे, एज्यूम करोगे एकदम सीधे आता, ठीक। तो जहाँ पर नीचे गिरेगा, अब वहाँ से एक्स अक्ष में एकदम सीधा मिलाना, वाई अक्ष में सीधा मिलाना। जहाँ जहाँ कटेंगे, अक्ष को जहाँ जहाँ काटेंगे, वो हमारा क्या होगा, उस पंखे का स्थिति सदिश स्थिति होगा, पोजीशन होगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इससे सिंपल एग्जांपल क्या दूँ ना, क्या करना, पंखा का देखना, पंखा कितना ऊंचा पर है, तो जेड एक्सिस में चला जाएगा, एकदम सीधा डालना, उसको एकदम पंखा को एकदम सीधे नीचे गिरा दिया जाएगा। तो जहाँ पर नीचे गिरेगा तल में, वहाँ से एक्स एक्सिस को मिलाना सीधा और वाई एक्स को सीधा काटना। तो जहाँ जहाँ काटेंगे उतने ही दूरी पर है। तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड, अगर इसके हिसाब से देखें तो उसका निर्देश अगर ये मीटर में है, जितने भी निर्देश जो फ्रेम है वो अगर मीटर में हो, ठीक, जो दूरी दिया हो मीटर में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस में देखो भाई 5 मीटर में है, वाई एक्सिस में कहाँ है 6 मीटर पर है, और जेड एक्सिस में कितना है 7 मीटर पर। एक अगर ऐसा एज्यूम करोगे तब ना, मैं लिख दिया हूँ 1 2 3, अगर ऐसा हो तो ठीक। तो ये हुआ निर्देश फ्रेम, कंप्लीट हुआ ना, इतना ही समझो, निर्देश फ्रेम में यही चीज़ पता करते हैं। अब ये जो ए वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु ना, इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं, ये मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु को क्या से दर्शाते हैं, ओ से। और कॉपी पेन खोल लेना ना और बनाते रहना, ये तो फिर मिट जाएगा। वैसे वीडियो में फिर तुम लोग रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन बनाते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ। मूल बिंदु क्या है 0। अब मूल बिंदु से जो बिंदु P है उसको अगर डायरेक्टली हम लोग ऐसे मिलाएं सीधा, ए, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्थिति सदिश कहलाती है, क्लियर। और स्थिति सदिश को R से दर्शाते हैं, इंग्लिश में उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और उसे R से प्रदर्शित करेंगे, R वेक्टर, जो एरो का चिन्ह लगाया गया है। तो OP क्या बताता है, स्थिति सदिश, ठीक। तो ये सबको नोट करोगे, OP क्या है, स्थिति सदिश, ठीक है। स्थिति मतलब पोजीशन वेक्टर, क्लियर। अब क्यों देखो स्थिति सदिश क्यों हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली दिशा बता रहा है एकदम ना, कि ओ से इस दिशा में देखो ना, P की दूरी है, तो स्थिति सदिश कहलाती है, R से दर्शाते हैं। तो R का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो अब जब R का वैल्यू निकालना है स्थिति सदिश के बारे में, तो थोड़ा सा और इसमें कुछ जानकारी तुम लोग को रहना चाहिए। किसी भी एक्सिस में फिर से थोड़ा सा साफ साफ इसमें करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा ना, गंदा हो जाएगा, इसीलिए एक थोड़ा सा और बना के देखते हैं, ड्रा करते हैं। एक्स
वाई और जेड, 3 एक्सिस था, मूल बिंदु था ओ, और जो भी बिंदु था पी, इसमें नहीं बनाते हैं क्योंकि यहीं पर दिख रहा है तुम लोग को। तो इसमें एक चीज़ जानेंगे, यूनिक वेक्टर, यूनिक या यूनिट वेक्टर ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई सदिश बोलते हैं, इकाई सदिश, ठीक, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इकाई का मतलब क्या होता है, एक ना, जैसे 1 सेंटीमीटर, उस सेंटीमीटर का इकाई है, 1 मीटर, उस मीटर का एक इकाई है, इकाई का मतलब एक होता है, ठीक। तो एक्स एक्सिस में जो इकाई सदिश होता है उसको आई कैप से दर्शाते हैं, ठीक। आई कैप ये बताता है कि एक्स अक्ष में अगर आई इकाई के साथ है मतलब उतना ही मीटर है, इकाई का मतलब एक होता है ना। अभी ये एक एकांक को बता रहा है ना। वाई एक्सिस में क्या होता है, अच्छा वाई उधर बना दिया हूँ, चलो जेड इधर कर लेना और वाई यहाँ पर कर लेना। वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। अब इसको याद कर लेना भाई ना, शुरू बार तो सुन रहे होगे अभी, तो क्या करोगे, याद करोगे कि निर्देश फ्रेम में एक्स वाई जेड एक्सिस में एकांक जो सदिश होता है एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, इसको कैप बोलते हैं ऐसे, ठीक, टोपी पहना देते हैं। तो आई कैप एक्स एक्सिस में इकाई सदिश है, जे कैप वाई अक्ष में इकाई सदिश है, और जेड कैप के कैप जेड अक्ष में इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब होता है एक। अगर इसका देखते हैं कहानी थोड़ा सा, अगर एक्स अक्ष में 3 मीटर की दूरी पर हो, चाहे इसी को मान लेते हैं ना भाई, दूसरा क्या मानेंगे, अगर एक्स एक्सिस में 5 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और इंटू में आई कैप, ठीक। और ये सब मीटर में है ना, क्योंकि यहीं पर लिख, तुम अपने समझने के लिए कुछ मान लेना, अभी मीटर चल रहे हैं। जे वाई अक्ष में कितने दूरी पर है, 6 मीटर पर, तो क्या लिखेंगे 6 जे, क्यों, क्योंकि जे की आई क्या बताता था, 1 मीटर ही बताता था। अगर मीटर में निर्देश को माने, ये जो भी दूरी को अगर मानेंगे तो जे में एक मीटर को बता रहा है, कि इसमें जे लिखा हुआ है मतलब वाई अक्ष में, बस पहचान के लिए है ना, वाई अक्ष में। अब के कैप लगा रहेगा तो वो जेड एक्स में, जैसे जेड एक्स में 7 के कैप, इसका मतलब क्या हो कि जेड अक्ष में 7 मीटर चला हुआ है, और ये सब इकाई सदिश है ना। तो भाई इकाई में 5 का गुणा करो, 5 एकम 5 ही मीटर तो चलेगा, बस डायरेक्शन लेकिन बताता है साथ में ना। और यहाँ सदिश भी बोला है ना, इकाई सदिश डायरेक्शन बताता है आई जे के, कैसे भाई याद किए रहोगे कि आई एक्स एक्सिस को बताता है, जे कैप वाई एक्सिस को बताता है, और जेड कैप के कैप जेड एक्सिस को बताता है, ठीक। तो ये बताते हैं, दिशा को बताते हैं। अब देखते हैं, इधर वीडियो आ रहा होगा, हाँ ठीक है। देखो अगर देखें इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे आर को, तो आर इक्वल टू होता है, ठीक। तो आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स अक्ष में जितना चले रहेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई प्लस वाई अक्ष में जितना रहेगा तो कैप ना, वाई अक्ष में चला रहेगा तो वाई, और इसका जो इकाई सदिश होता है क्या होता है, जे कैप होता है, प्लस जेड एक्सिस में जितना चला रहेगा, ये सब स्मॉल में लिखना, एक्स वाई जेड, जेड जो चला रहेगा वो उसका यूनिट कितना है, कि सबसे मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते थे पोजीशन वेक्टर को, जैसे इसके आधार पर देखें तो 5i प्लस 6j प्लस 7k, ये देखो एक सदिश प्राप्त हुआ। अभी सदिश का चैप्टर आगे पढ़ोगे ना, सदिश का चैप्टर आगे पढ़ोगे, वहाँ पर ये सब डिटेल समझाएंगे। अभी के लिए बस समझते जाओ जितना भी समझा रहे हैं ना। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद तुम्हारा सदिश चैप्टर आएगा, उसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे सदिश के बारे में। तो ये देखो आई जे के दिशा बता रहा है, वो सदिश राशि है, ठीक है। अब आर का मान, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको अगर देखो एरो लगा हुआ है मतलब सदिश, और इसका परिमाण निकालेंगे तो अदिश हो जाएगा, दिशा हट जाएगा ना। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, तो परिमाण निकालते हैं, देखो जो आर कैप था इससे आते हैं निकालते हैं, तो आर जब स्क्वायर करेंगे, ये सब सदिश में बढ़िया से पढ़ोगे ना, जब स्क्वायर करेंगे तो आर कैप हट जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा, सब में स्क्वायर होगा, तो सब में स्क्वायर होता है तो यहाँ पर बचता है केवल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है जेड स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर करो इसको, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर करने से वेक्टर हट जाएगा। क्यों हटेगा उसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सदिश में ना, अभी पढ़ाएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा यहीं पर, ठीक। तो अभी ये समझना कि जब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अभी तो सीखोगे कहाँ, बस समझ लेना, इतना सिखाएंगे तो सदिश में। तो आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आई भी हट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर कितने का परिमाण निकालेंगे तो स्क्वायर कटाओगे तो इधर कर नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, निकालते हैं। टेंशन ज़्यादा मत लेना, जब सदिश चैप्टर का वीडियो बनाएंगे ना
तो वहाँ पर इसको समझ लेना। तो फिर रिवर्स तुम लोग कॉपी में नोट बनाए रहोगे तो इसको फिर से क्या करोगे, तुम लोग पढ़ लोगे। ठीक है, तो चलो इतना को नोट कर ले लो ना, फिर इसको मिटाते हैं। अब तुम लोग नोट करते रहना वीडियो में, ठीक है, पॉज कर करके करते रहना, मैं इसको मिटाता हूँ। तो इतना हुआ निर्देश फ्रेम, इतना समझ गए तो आगे तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, तो किसी भी पॉइंट को स्थिति पता करने के लिए, किसी भी पॉइंट की स्थिति पता करने के लिए हम निर्देश फ्रेम को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, कल्पना करते हैं, और जहाँ हो वहीं पर मान लेना। ठीक है, क्योंकि हकीकत में एकदम उठा के ले जाने योग्य नहीं है ना, कोई चीज़ बना हुआ नहीं है ना ठोस कि पकड़ के ले गए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहीं पर एज्यूम करना और उसके सापेक्ष अध्ययन कर लेना। जो अध्ययन करेगा उसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जो स्टडी नहीं करेगा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ना, घूमते रहेंगे उसके लिए क्या है, वो भी कर सकते हैं एड्रेस बताने के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। निर्देश फ्रेम तो पढ़ लिए, अब कौन वस्तु गति में होती है, कौन वस्तु स्थिर रहती है, कैसे पता करेंगे। ठीक, तो गतिशील वस्तु एवं स्थिर वस्तु, अब वस्तु को फिजिक्स में पिंड भी बोला जाता है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्या वस्तु को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, पिंड बोलते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, कार हो उसको भी पिंड बोलोगे, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, सबको क्या बोला जाता है, पिंड के नाम से जाना जाता है हिंदी में। ठीक, और अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट्स ना, ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो चलो देखते हैं गतिशील वस्तु। जनरली तो हम लोग ऐसे दैनिक जीवन में देखेंगे तो गतिशील वस्तु को देखते हैं, बाइक खड़ा है, हम लोग उधर से आया पार हो गया, गतिशील वस्तु है। ठीक है, साइकिल से आए या कोई दौड़ लगा रहा है, सब गतिशील है। लेकिन फिजिक्स में पढ़ते समय कुछ नियम का पालन करना पड़ता है और उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, परिभाषित करना पड़ता है। देख के तो समझ गया कि गतिशील है, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करें ना, तो परिभाषित करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, एक निर्देश फ्रेम मानना पड़ेगा, और उस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वो अपना स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यदि वो निर्देश फ्रेम के सापेक्ष अपना स्थान बदल रहा है तो वह गतिशील वस्तु कहलाएंगे, और यदि नहीं बदल रहा है तो वो स्थिर वस्तु कहलाएंगे। और वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो दुनिया का कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सभी चीज़ गतिशील है ना। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तुम लोग को, ठीक है, अजीब सा लगेगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो स्थिर नहीं है, सब क्या है, गतिशील है। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझोगे, पढ़ते पढ़ते फील आ जाएगा ना कि सही में है कि नहीं है। अभी तो जानकारी शुरू हासिल कर रहे हो। देखो अभी हम लोग खड़ा है जिस रूम में, तो सब वस्तु क्या दिखाई दे रहे हैं, स्थिर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो कैसे माने कि गतिशील है, तो देखो भाई जितने भी वस्तु हैं वो सब कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है ना भाई, हम लोग भी पृथ्वी पर ही खड़ा है। अब पृथ्वी किसी के चारों ओर गति कर रहा है, ये तो सब कोई सुने होंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी तो गति कर रहे हैं। तो देखो वैसे वही चीज़ को बोल रहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ क्या है, स्थिर नहीं है, सब चीज़ गतिशील है। बट हम लोग पृथ्वी पर हैं तो आसपास की बहुत बड़ा पृथ्वी है ना, पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें आसपास की चीज़ें क्या नज़र आती है, स्थिर नज़र आती है, क्योंकि हम भी उसी पृथ्वी पर हैं, हम भी उसी पृथ्वी पर हैं। अगर ऊपर जाओगे ना तो गति में सब दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन इतना बड़ा है और इतना इसका रास्ता बहुत ज़्यादा है कि ऊपर जाने पर भी तत्काल नहीं दिख पाएगा कि वो गति कर रहा है ना। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है, जैसे देखो ना भाई, चंद्रमा गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी गति कर रहा है कि नहीं, सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है। तो इसीलिए तो 24 घंटा में सूर्य दिखता है, सुबह दिखता है पूरब साइड में, 12 घंटा में कहाँ दिखाई देता है, पश्चिम साइड में। ठीक, रात को चंद्रमा देखोगे कि इधर क्या हुआ है, उदय हुआ है, अब रात भर सो के उठोगे तो देखोगे चंद्रमा दूसरे तरफ चला गया, मतलब वो गति करते हैं। ठीक, तो अब इससे ज़्यादा आप क्या समझाएं ना, समझ गए होंगे गतिशील वस्तु एवं स्थिर वस्तु। लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखो परिभाषित करते हैं हम लोग फिजिक्स के भाषा में कि कोई भी एक पॉइंट मानो, ठीक, जिसको निर्देश फ्रेम बोलते हैं। अब उसके सापेक्ष वो परिवर्तन कर रहा है कि नहीं अपना स्थान, तो अगर स्थान परिवर्तन किया तो गतिशील में, नहीं किया तो स्थिर में है। ठीक, जैसे हम लोग मानते हैं कि एक पॉइंट था यहाँ पर ना, अब एक यहाँ पर एक कार है, क्या है भाई,
कार बना देना, चलो बना देते हैं कार को भी। चलो ये कार थे, ये खिड़की दरवाजा है इन लोग का, रोड में खड़ा हुआ है ना, ये इसका रोड है। अब एक पॉइंट था, हम लोग यहाँ पर बैठे थे कुर्सी लगा के, अब चेक कर रहे हो, ठीक, ये टेबल कुर्सी में लगा के अब देख रहे हो कि ये पॉइंट भी यहीं पर है और कार भी वहीं दिखाई दे रहा है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ पर एक आदमी बढ़िया से बैठ लिया है और देख रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, ये भी पॉइंट, इसको निर्देश फ्रेम माना ना, इसको क्या माना, निर्देश फ्रेम माना। और एक कार को देख रहा है कि वहीं पर है, आधा घंटा से ये बैठा है ना, देख रहा है कि कार अगर चल जाए तो आके देख रहा है वहीं पर है। इसका मतलब क्या है, कार स्थिर अवस्था में, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट को मान सकते हो, सामने खड़े हो, कोई पेड़ है ना, उस पेड़ को मान लो और कार बगल में खड़ा है। अब देखो कि पेड़ और कार जब जहाँ से देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं वहीं पर है, मतलब वो क्या है, स्थिर है। तो हम लोग मानते हैं, इसका परिभाषित करते हैं कि यदि, ठीक है, कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, समय जरूर लिखोगे ना भाई, तब ना, अभी आए हो आधा घंटा बाद फिर देखोगे, तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता तो उसे उस बिंदु के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसी हिसाब से क्या करोगे, गतिशील वस्तु का परिभाषा दे दोगे, यहीं पर बैठे बैठे देखे गाड़ी स्टार्ट हुआ, भाग गया, मीन्स अब देखोगे कि इस बिंदु के साथ इसका परिवर्तन होते रहेगा हर क्षण। कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, मस्त वैन बनाए हैं ना, यहाँ पहुँच गया, ठीक। कुछ समय बाद देखेंगे रोड आगे रहेगा तो और भी चल देगा, यहाँ पहुँच जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि देखो समय बढ़ते गया, कार आगे बढ़ते गया, इस बिंदु वहीं है, बिंदु तो निश्चित रहेगा। देखोगे यहाँ पर था, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो परिभाषा क्या होगा, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे उस बिंदु के सापेक्ष गति की अवस्था में कहा जाता है। क्लियर। तो स्थिर और गति का परिभाषा ऐसे दिया जाता है। तो अब आगे चलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, समय नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। अब जब कोई वस्तु गति कर रहे हैं तो उसकी गति को अब हम लोग पढ़ते हैं। एक छोटी चीज़ और पढ़ लेते हैं ना, बिंदु वस्तु किसको बोलते हैं भाई, इसको बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। बिंदु वस्तु किसे कहेंगे, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखो बिंदु वस्तु का ऐसा मत समझना कि एकदम छोटा सा होगा, बिंदु आकार का होगा, उसी को हम बिंदु वस्तु मानेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। बिंदु वस्तु हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि वो इतना दूर चल जाए, ठीक है, वो इतना दूरी गति करके अपना स्थान बदल ले या इतना दूर चला जाए, ठीक, कि उसकी चली गई दूरी उस वस्तु के सापेक्ष बहुत अधिक हो जाए, या ऐसे बोल सकते हैं उस वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस वस्तु को हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। अभी कार का डायग्राम बनाया था, वो अगर यहाँ से चलते चलते बहुत दूर चला जाए, जैसे दिल्ली में था, कहाँ चला गया, गोवा चला गया, बताओ, दिल्ली भारत के नक्शा में ऊपर ना, गोवा नीचे, बहुत दूरी चला, तो वो कार क्या कहलाएगा, उस समय के लिए उसको हम बिंदु वस्तु मान लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वही कार 1 किलोमीटर 100 मीटर चलेगा, ठीक, या 100 मीटर नहीं 5 मीटर चला, चलो, तो 5 मीटर तो उसका लंबाई ही होगा कार का, उतना दूर चला ही, तो उस समय उसको बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के ज़्यादा इसको लंबा ना लेते हुए समझ लेते हैं कि यदि सुने तो होगे जो बोला उसको ना, वही लिखने वाला हूँ, यदि कोई वस्तु
का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में कम हो। उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उस वस्तु को क्या खाली स्थान कहते हैं। बाकी भर लेना तुम लोग, ठीक। बिंदु वस्तु कहते हैं। क्लियर। अब इसको भी मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। तुम लोग नोट बनाओगे तब कुछ होगा पढ़ाई लिखाई ना। ये तो गुरुजी के भरोसे रहोगे तब तो हो जाएगा फिर कल्याण तुम लोग का। तो पढ़ते रहना। अब पढ़ते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति एवं त्रिविमीय गति। इसके बारे में भी पढ़ के इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं। एक विमीय गति, ठीक। फिर क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय गति, ठीक। तीसरा क्या पढ़ेंगे, त्रिविमीय गति। चलो इसको पढ़ते हैं। देखो 3 प्रकार की गति होंगे क्योंकि 3 एक्सिस अभी पढ़े थे ना। 3 एक्सिस पढ़े थे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किसमें, निर्देश फ्रेम में। अब एक विमीय गति हम उसको बोलेंगे जब वो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब गति करते रहेगा तो उसमें जब उस एक्सिस के सापेक्ष परिवर्तन देखेंगे तो केवल एक एक्सिस के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे, ठीक। एक विमीय गति एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है, यूनिट वेक्टर आई जेड को ऊपर बना लेते हैं जे एंड के। चलो कोई एक दिशा में गति करेगा और उसका परिवर्तन केवल एक दिशा में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक विमीय गति। जैसे नीचे कहीं ये रस्सी बंधा हुआ है ना, एक खंभा यहाँ एक खंभा यहाँ, बीच में क्या बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। ये रस्सी है। अब इसमें क्या कर रहा है, कोई एक कीड़ा है वो चल रहा है, एक कीड़ा था, ठीक है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो वो किस उसका देखो केवल एक ही अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना। अब ऐसे मत मान लेना कि ये तो खंभा के ऊपर गति कर रहा है, केवल रस्सी में देखा जाए तो ना। अब उसको सब ऊंचाई नीचाई चौड़ाई सब मान लोगे तब तो त्रिविमीय द्विविमीय में आ जाएंगे। केवल रस्सी के अलावा कुछ अगल बगल नहीं दिखाई दे ना, तो केवल एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। उसी प्रकार से देखें तो कोई एक जैसे ट्रैक में, ये रेलवे ट्रैक है, अब इसमें क्या है, रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक। एक चक्का यहाँ और दूसरा चक्का यहाँ चल रहा है ऐसे ना, रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी। तो अब रेल को पूरा ध्यान दोगे तब तो चौड़ाई ऊंचाई और सब कुछ हो जाएंगे, तो द्विविमीय त्रिविमीय में चले जाएंगे। लेकिन केवल पटरी को देखो, पटरी केवल पटरी को ना, बाकी रेल को ध्यान मत दो। तो पटरी में जो गति कर रहा है ना ट्रेन, तो वो क्या कहलाएगा, एक विमीय कहलाएगा, ठीक। तो चलो समझ गए, एक विमीय मतलब केवल एक ही दिशा में एक ही अक्ष में परिवर्तन है, उसको क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वही जो पहला था, रस्सी में कीड़े की गति, क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की गति, ऐसे लिखोगे, केवल ट्रेन की गति मत लिख देना, ठीक। क्या लिखोगे, रेलवे ट्रैक पर रेल की गति। चलो अब द्विविमीय गति में आते हैं, ठीक। तो परिभाषा सुन लेना भाई, इसमें एक पूरा लिख नहीं रहा हूँ ना। एक अक्ष में परिवर्तन हो, ठीक। कोई भी वस्तु जब गति करे तो एक अक्ष में परिवर्तन हो उसको एक विमीय गति बोलेंगे। द्विविमीय में क्या हो जाएगा, दो अक्ष में परिवर्तन हो, दो अक्ष में परिवर्तन हो। तो जैसे रेलवे ट्रैक पर रेल की गति बोल दिए ना, तो ट्रैक पर बोलेंगे तब तो रेल की गति ना, और ट्रैक ना बोले ऐसे ही। जैसे आप रेल को मत दो, एग्जाम्पल तो आप गाड़ी का दे देते हैं। जैसे 2 एक्सिस मानते हैं, तीनों एक्सिस मानते हैं, ऐसे ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। और एक्स वाई ये समतल नीचे वाला है और जेड तो ऐसे ऊपर वाला है ना। हवाई जहाज जब उड़ाएंगे तब जेड को शामिल करेंगे, अभी नहीं करेंगे ना, लेकिन बना दिए हैं डायग्राम। अब क्या करें, ये समतल था तुम्हारा
चलो एक समतल है ना, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कार था, चलो फिर से कार को बनाते हैं, थोड़ा दूसरा कार ले आए हैं ना। चलो दूसरा कार ले आए हैं। अभी यहाँ पर एक आदमी बैठ के चला रहा है। अभी यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, यहाँ पर पहुँच गया, पहले यहाँ था, फिर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो केवल 2 अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। देखो कैसे 2 अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। अभी इस यहाँ पर गाड़ी था, तो इसका देखो स्थिति कहाँ था, एक्स अक्ष में यहाँ पर था, वाई अक्ष में यहाँ पर था। अब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, वाई अक्ष में यहाँ पर आ जाएगा। ये फर्स्ट स्थिति में था और यहाँ पर ये सेकेंड स्थिति में यहाँ पर पहुँच गया ना। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, लेकिन केवल समतल में गति कर रहा है तो 2 अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। एग्जाम्पल, सड़क पर या समतल पर, सड़क नहीं करते हैं ये तो तुम्हारा एक विमीय में भी हल्का हल्का लगेगा कि उसमें भी हो जाएगा। समतल में कार की गति, ठीक, तो द्विविमीय गति होगा। इसमें 2 अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। देख लो भाई, पहले यहाँ था एक्स में और यहाँ पर था वाई में था। जब ये चल के यहाँ पहुँच गया तो दोनों अक्ष बदल गया ना, वाई अक्ष यहाँ पहुँच गया, नज़दीक आ गया। अब 2 का मतलब दूरी मत समझ लेना, ये पॉइंट का स्थिति बताया था, ये फर्स्ट स्थिति में और सेकेंड स्थिति में था। तो और एक्स एक्सिस और ज़्यादा दूर चला गया, वाई कम हो गया लेकिन जेड आगे चला गया। ठीक, तो समतल में ऐसे गति करता है। और ये निर्देश फ्रेम कहीं माना गया है ना, उसी आसपास। जैसे कार यहाँ पर खड़ा था तो किसी भी एक किसी चीज़ को निर्देश फ्रेम मान के देखोगे तो कार कुछ समय में कुछ दूर चला जाएगा, तो वहाँ पर दोनों अक्ष में बदल जाएगा। तीसरा क्या होता है, त्रिविमीय गति। ठीक है, एरोप्लेन में सवारी करोगे अब तो देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये है हमारा समतल नीचे का, धरती। ठीक, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं आसमान की ओर, ठीक है, चांद तारा तोड़ने। तो क्या करोगे, हवाई जहाज उड़ा देना यहाँ पर ना। चलो हवाई जहाज का डायग्राम नहीं बनाते, इस जगह उड़ रहा है, पतंग उड़ाओ, पक्षी उड़ रहा है ना, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो उसका तीनों अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होता है। और समतल में थोड़े है, कार समतल में था, कार को मत उड़ा देना ना, कार समतल में ही गति करेंगे। हवाई जहाज जब गति करेगा तो देखो इसका, अभी मान लो 2 स्थिति बनाते हैं, यहाँ पर था, ठीक, हवाई जहाज जब टेकअप करने के लिए दौड़ लगाता है ना, तो उस समय वो द्विविमीय गति करते रहता है ना। यहाँ से इधर से दौड़ते दौड़ते आया, यहाँ से दौड़ते दौड़ते गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, ऐसे उड़ गया, लो उड़ के यहाँ पहुँच गया। अब उड़ते समय कुछ समय यहाँ पर था, और जब तक दौड़ रहा था वो द्विविमीय गति कर रहा था ना। जैसे ही उड़ा कुछ ऊपर में चला गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो, एक स्थिति फर्स्ट मानते हैं, सेकंड मानते हैं। यहाँ पर एक स्थिति कहाँ है, यहाँ है, और एक यहाँ है। कुछ समय बाद उसकी स्थिति कहाँ चला गया, सॉरी, तीनों अक्ष में परिवर्तन होगा ना। तो ऐसे थोड़ा सा इसको और लंबा बनाना पड़ेगा जी, तब ना समझ में आएगा। चलो ये इधर जाता है ऐसे समतल। अब क्या हुआ कि इसका देखते हैं, तो ये कहाँ पर था, अभी यहाँ पर उड़ के वहाँ पर चला गया। तीनों अक्ष में जब देखेंगे तो ऐसे देखेंगे इसको, और इसको मिलाएंगे तो मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। तो वाई अक्ष में भी कुछ दूर चला जाएगा, एक्स अक्ष में भी कुछ दूर चला जाएगा, ठीक। एक्स अक्ष में कहाँ था, ये तो लंब डाले थे, तो एक्स अक्ष में इसका यहाँ था, वाई अक्ष में यहाँ था, ठीक। और जेड अक्ष में यहाँ था, ठीक। ये जेड था, ये वाई था, और ये एक्स था। यहाँ पहुँच गया, ये फर्स्ट पोजीशन है P1, और ये सेकेंड स्थिति है P2। तो P2 में यहाँ आ गया, एक्स आ जाएगा, देखो यहाँ, ठीक है, x2, इसको 1 1 मानते हैं, ठीक। बहुत छोटा हो जा रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, उसको समझना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ y2 आ जाएगा ना, और ये x2 आ जाएगा, और यहाँ पर z2 आ गया। देखो तीनों अक्ष बदल गए उसका, ठीक। जब उड़ेंगे तो तीनों अक्ष में बदल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति बोलेंगे। एग्जाम्पल लिख लेना, हवाई जहाज की गति, ठीक है। तो ये हो गया एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। क्लियर। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।